हेलो। आ रही है आवाज? Yes, sir. चलो, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? लेंज लो पढ़ाए थे। लिखना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कंडक्टर kept in uniform magnetic field। ट्रांसलेशन के केस में हमने देखा है, उसके लिए मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बता। अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है इन ए रोटेटिंग कंडक्टर, मतलब अगर कंडक्टर किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये सिचुएशन दिया हुआ तुमको। ओ के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो इसमें तुमको बताना है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखो अगर ट्रांसलेट करता वी वेलोसिटी से, लेंथ एल होता और मैग्नेटिक फील्ड बी होता, तो ईएमएफ का वैल्यू कितना होता? डी वी एल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से इस पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे भी रोटेट करेगा ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा? स्वीप आउट करेगा, और स्वीप आउट करेगा तो फिर से ईएमएफ जनरेट होगा। तो उस ईएमएफ की वैल्यू जो होगी, दैट ईएमएफ विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अगर कोई रॉड है जिसका लेंथ एल है, अगर वो ओमेगा से एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वैल्यू कितना होगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये आया कहां से, समझा दे रहे हैं इसको। लिखना नहीं है, बस समझ लो। देखो, इसमें जो भी पॉइंट होगा ना, वो हर पॉइंट वी वेलोसिटी से इधर की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट काटेंगे dx लेंथ का, और ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है, मान लो ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। v वेलोसिटी से अगर ओमेगा ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जाएगा। अगर ये टोटल लेंथ x है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा x लिख सकते हो। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए, अगर छोटे से एलिमेंट के लिए ईएमएफ निकालोगे, तो उसके लिए डीई की वैल्यू कितना आएगा? बी और बी और इसका लेंथ कितना है? dx है। ठीक है, अब क्या करो, v की जगह पे ये रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स डी dx। ठीक है, तो ये एलिमेंट में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो है, लेकिन तुमको एलिमेंट का ईएमएफ नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? पूरे रॉड का ईएमएफ चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, सो ई जो होगा डेट विल बी ओमेगा बी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? ये जो एलिमेंट है सबसे छोटा यहाँ पे ले सकते थे, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे ले सकते हैं, यानी 0 से लेकर के एल तक सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ओमेगा बी
L²/2 जो इधर लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी रॉड किसी एंड के अबाउट फिक्स किया गया और उस एंड के अबाउट रोटेट करवाया जाएगा, तो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट विल बी बी ओमेगा L²/2। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम दिया हुआ है या जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताओ कि कौन सा पोलैरिटी हाइयर होगा, कौन सा पोलैरिटी लोअर होगा, ओ या फिर पी। ओ और पी में कौन सा एंड हाइयर पोलैरिटी पे होगा और कौन सा एंड लोअर पोलैरिटी पे होगा? ओ हाइयर पे होगा। अगेन वही सेम रूल है जो कल के क्लास में बताए थे। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे क्योंकि अगर वेलोसिटी इधर है, इस अगर ओमेगा ऐसा है तो वेलोसिटी हर पार्टिकल किधर जाएगा? वेलोसिटी की तरफ हाथ रखोगे, कर्ल करोगे किधर? बी की तरफ। बी अंदर की तरफ है तो बी की तरफ कर्ल करोगे। थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव पोलैरिटी। यानी ओ जो है ये पॉजिटिव होगा और पी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ड्रॉ करो। लिखने इसमें फाइंड ईएमएफ प्रोड्यूस, फाइंड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, फाइंड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रॉड। नेम भी दे सकते हो एल एम। फाइंड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रॉड एल एम। ये एंड पे हिंज करके नहीं रखा गया हो, यहाँ पे जो एक्सिस है वो इधर का ही है, यानी ऐसे रोटेट करवाया जा रहा है। तो इसके लिए ईएमएफ कैसे निकालोगे? देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, या फिर ये वाला सिचुएशन यूज कर लो। तो अगर ये वाला सिचुएशन यूज करोगे, मान लो हम इधर x डिस्टेंस पे जा करके एक dx लेंथ का छोटा सा क्या करेंगे? एलिमेंट काटेंगे, और ये v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, तो v विल बी ओमेगा इंटू एक्स। तो सारा चीज कैलकुलेट करोगे, अगर डी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी ओमेगा एक्स dx, यही होगा। क्योंकि एंगल यहाँ पे b और v में कितना है? 90 डिग्री है। लेंथ का भी एंगल 90 डिग्री है, बी और बी में भी एंगल जो 90 डिग्री है, इसलिए साइन 91 हो जाएगा, वो वाला टर्म नहीं आएगा। तो ये छोटे से एलिमेंट में हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कहां से कहां तक? ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट सबसे छोटा कहां काट सकते थे? यहाँ पे। या फिर सबसे बड़ा कहां काट सकते हैं? इधर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो यहां से लेकर के यहां तक कर सकते हो, मतलब इससे यहां से मेजर करेंगे तो ये एलिमेंट यहां भी कट कर सकते थे। तो जब यहां कट करते तो एक्स की वैल्यू कितनी होती? -a। और जब इधर कट करते तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी होती? b। यानी जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो -a से लेकर के कहां तक? -a, क्योंकि हमने राइट साइड एलिमेंट लिया है। तो अगर इस ओ पॉइंट के अपोजिट में जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे, तो इसलिए नेगेटिव रखेंगे।
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, बी और ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए टू बी, पुट करोगे तो आएगा बी ओमेगा बाई 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या फिर दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड क्या है, ब्रेक करके सॉल्व कर लो। जैसे ये एक अलग से वायर, अलग से रॉड जिसका लेंथ कितना है, बी है, और एक दूसरा रॉड जिसका लेंथ कितना है, ए है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, उसके साथ ये भी रोटेट कर रहा था ओमेगा से, इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो बी ओमेगा बी स्क्वायर बाई 2, इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2। अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए तुमको पहले डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, जो भी डायरेक्शन है, कौन सा पॉजिटिव पोटेंशियल है कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल है, वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था, डॉट था। डॉट के लिए जो जो हायर पॉइंट है वो कौन सा होगा, ओ होगा या एम होगा, ओ और एम में हायर कौन सा है। क्या करेंगे, देखो बी का जो डायरेक्शन है किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट लोगे तो वेलोसिटी इसके लिए किधर है, ऊपर की तरफ। तो हाथ रखोगे बाहर की तरफ कर्ल करोगे, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, इसके लिए जो वेलोसिटी है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। इसके लिए जो भी वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। अगेन हाथ रखोगे कर्ल करोगे तो ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, अब देखो पोलैरिटी दोनों का उल्टा आ रहा है, पोलैरिटी क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है। तो अगर इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे इसको, इसका पोलैरिटी देखोगे तो ये क्या है, प्लस माइनस, ये क्या है माइनस प्लस। तो अगर इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, या फिर इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। इसलिए जो पोटेंशियल होगा एलएम में, दैट विल बी, उधर जो आया है अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो बी ओमेगा बाई 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है पोलैरिटी के लिए, इधर कुछ सोचना नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यू दे देगा तुमको। और जब भी इस तरीके का रोटेशन होगा तो दो एंड जो होंगे, जैसे ये एल और एम, इसकी पोलैरिटी सेम होगी, मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। दोनों का जो पोलैरिटी होगा क्या होगा, एम का भी पोलैरिटी प्लस है और एल का भी पोलैरिटी प्लस है। निगेटिव कहां बन रहा है, जिस पॉइंट पे हिंज करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि प्लस ही आएगा हमेशा, डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एम और एल का पोलैरिटी सेम होगा, और जो पोलैरिटी एल और एम का होगा उसका अपोजिट कहां पे होगा, हिंज पॉइंट पे होगा। तो मोशनल ईएमएफ या तो ट्रांसलेट करके सवाल पूछ सकता है, वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट करवाएगा। अगर कुछ एंगल दिया होगा तो एंगल ध्यान में रखना, उसके लिए फॉर्मूला बीवीएल साइन थीटा यूज करेंगे। और अगर एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है तो बीवीएल यूज करेंगे। और अगर रोटेशन हो रहा है तो फिर रोटेशन होगा तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 यूज करोगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो तो ईएमएफ कितना होगा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहने का क्या मतलब है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब है कि जो बी है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, मे बी टाइम के साथ इंक्रीज हो सकता है या फिर टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। जैसे एक इक्वेशन है बी इक्वल्स टू
के टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो भी इक्वेशन ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो इस फ्लक्स का जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ विल बी डी फाई बाई डी टी माइनस बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। इस बार एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं और थीटा को कांस्टेंट रख रहे हैं। एरिया और थीटा को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो वो इन डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ए कॉस थीटा बाहर आ गया, अंदर बचा डीवी बाई dt, यानी ईएमएफ यहां से निकलेगा। और dv बाई dt निकालने के लिए तुमको फंक्शन दिया रहेगा। अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, यहाँ पुट करके हम ईएमएफ डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ एरिया ए कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट है, थीटा को चेंज नहीं कर रहे हैं। हो गया, इसमें नोट लिखना। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड produces 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 electric field, produces electric field in a given region, in a given region such that such that such that line integral of such that line integral of such that line integral of this electric field, such that line integral of this electric field is equal to, such that line integral of this electric field is equal to negative rate negative rate negative rate of change negative rate of change of magnetic flux, negative rate of change of magnetic flux in that region, in that region। नीचे लिखना that is E dot dl is equal to minus d phi by dt। ये मैक्सवेल ने बताया था। देखो ये जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है, ये जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। ठीक है ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। तो अगर इसका रेट कैलकुलेट करोगे, दैट रेट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दैट रीजन। जब भी कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी रीजन में, उसके चलते क्या मिलता है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आ रही बात समझ में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इसके चलते होता है, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है ना, बताए थे जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाए थे। लेकिन ये एक ऐसा टाइप है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है।
ठीक है ना। तो नीचे लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड electric field produced by time varying magnetic field is non-conservative in nature and it forms closed field lines and it forms closed field lines समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ज के चलते जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, और ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। ये जो फील्ड लाइंस है ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, लेकिन अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना वो क्या करेगा, मे बी क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। आ रही बात समझ में। और इसी के चलते क्या होता है, इसको नॉन कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं। अब समझना इसका यूज क्या होता है। जैसे किसी भी रीजन में, कहीं भी रीजन में, स्पेस में, फ्री स्पेस में, एयर में या वाटर में, कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो क्या होगा, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है तो उसका पाथ हमने बता दिया, पाथ कैसा होगा, जो फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्लोज लूप फॉर्म करेगा। एक और उसका प्रॉपर्टी होता है वो भी लिख लो, दिस फील्ड लाइंस these field lines are perpendicular to the magnetic field. These field lines are perpendicular to the magnetic field. ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, अगर वो इस प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है तो जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा इस बोर्ड में कहीं होगा। ठीक है, और कैसा होगा, ऐसा लूप फॉर्म करेगा। आ रही बात समझ में। अब कहीं भी हो सकता है, ये स्पेस में भी हो सकता है, किसी मटेरियल के भी अंदर हो सकता है, मतलब इसके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है जिस पॉइंट पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। अब यहाँ पे मान लो ये जो रीजन है यहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। और अगर उस रीजन में तुम एक प्लेट रखोगे तो उस प्लेट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स लगेगा तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गोल गोल ऐसे चक्कर लगाने लगेगा, और जब ये गोल गोल चक्कर लगाएगा ऐसे तो इसके चलते करंट प्रोड्यूस होगा, और ये जो करंट होता है इसी को एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे इंडक्शन में ऐसे ही काम करता है, एडी करंट का यूज करते हैं हम, जो इंडक्शन प्रकाश का यूज करते हैं उसमें उसका जो वर्किंग होता है वो किसके बेसिस पे होता है, एडी करंट के बेसिस पे होता है। अंदर में अगर तू उसको तोड़ को देखोगे तो कॉइल दिखेगा, ठीक है ना, सोलेनॉइड होगा, पतला सा वायर ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। जब उससे करंट पास करवाते हैं तो ये जो करंट है ये कैसा है, एसी है, एसी करंट है, मतलब ये एसी करंट किसका टाइम होता है, सॉरी किसका फंक्शन होता है, टाइम का। तो अगर ये करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी क्या करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसके चलते जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। और अगर फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नेचर कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पॉट है उसको ले जाकर के रखते हैं। तो पॉट कैसा नेचर का है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर है, जैसे ही पॉट को ले जाकर के रखोगे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ में घूमने लगेंगे, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, यानी ऐसे गोल 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 क्या घूमेगा, करंट घूमेगा, और इस करंट के चलते बहुत ही ज्यादा हाई हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट को हम यूज करके क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ ए कंडक्टर is placed, if a conductor is placed inside a time varying magnetic field, inside a time varying magnetic field, time varying magnetic field, electric field, electric field, electric field generated, electric field generated due to this field, electric field generated due to this field produce current, produce current in the conductor, produce current in the conductor in form of ADs, in form of ADs. ADs का क्या मतलब होता है? भावर समझते हो? भावर, भावर नहीं समझते हो? जो ये साइक्लोन आता है उसमें वाटर ऐसे विर्ल करता है ना, उसी को एडी बोलते हैं। विर्लिंग ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे? एडी बोलेंगे। तो वो सेम तरीके का विर्लिंग यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एक इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, सबका डायरेक्शन सेम है, तो एडीज की तरह वो फॉर्म करता है। इसलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एडीज लिख दिए, एंड दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट, या सो दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट, so this current is called AD current. Full stop. Very high heat is produced, very high heat is produced, very high heat is produced due to this, very high heat is produced due to this, which can even melt the metal. Very high heat is produced due to this, which can even melt the metal. ठीक है, इसको फर्नेस में भी यूज करते हैं, जहां मेटल गलाने का काम होता है, मेल्ट करना होता है, वहां पर भी एडी करंट का यूज करते हैं। अगर वो जो भी इंडक्शन है उसके ऊपर प्लेट की जगह या मेटल की जगह अगर वुड रखोगे तो क्या होगा? हीट होगा? नहीं होगा। या हाथ भी रख दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मतलब बढ़िया ब्रांड का है ना, तो ऊपर वाला जो प्लेट है वो भी गर्म नहीं होता। ऊपर जो प्लेट रखा हुआ है ना, मतलब एक देखते हो काला काला प्लेट है, उसके ऊपर प्रकाशदान ने पेपर रख दिया हुआ, हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है। हीट हीट खुद पॉट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पॉट में करंट दौड़ता है, एडी करंट। नहीं लगेगा, एडी करंट है ना यार वो, ऐसा नहीं है शॉक लगेगा तुमको। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो कैसा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? सर्कुलर क्रिएट हो रहा है। मतलब ऐसा करोगे तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। क्या? पॉट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते पॉट में ही एडी करंट आ जाता है, और उस एडी करंट के चलते क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे वो एक पहले जो हीटर आता था ना, जो रेड हो जाता था, वो हीटर और इस हीटर में, इसको हीटर नहीं बोलते, इसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, इंडक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ हीट जो भी हो रहा है वो इंड्यूस्ड मेथड चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नीचे एक कॉइल लगा होगा, वो कॉइल से जब करंट पास करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और ये हीट ऊपर ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अंदर कॉइल लगा हुआ है ना, ये सोलेनॉइड की तरफ है। सोलेनॉइड कहने का मतलब जो टोरवाइड पढ़ाए थे ना, वैसा ऐसे राउंड 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 घुमा के रखा गया हुआ है। तो जब इससे करंट पास कराओगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि करंट हमारा कैसा है? एसी करंट है। तो अगर वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा।
और मैक्सवेल ने बोला है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो उसके चलते क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस होगा, जैसे ही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर तुमको उसको यूज करना है तो हम उसके जगह पे क्या रख दे रहे हैं, एक मेटालिक प्लेट रख दे रहे हैं। तो उस मेटालिक प्लेट में प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब घूमना शुरू करता है तो उसके चलते क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। करंट के चलते हीट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। अगर ट्रांसफर होता ना तो वो जो प्लेट है ना उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक प्लेट, या जो प्रकाश दा देखते हो पेपर ऊपर बिछा दिया है, ठीक है। प्रकाश दा क्या कर रहा है, वो जो इंडक्शन है उसके ऊपर पेपर बिछा दिया है। पेपर क्यों बिछाता, फिर पेपर जल जाता अगर हीट ट्रांसफर होता तो। वो जला इसलिए है ना क्योंकि ऊपर से जो बर्तन रखा हुआ है वो गर्म होकर के जलाया है। ऐसा नहीं है कि हीट ट्रांसफर हुआ तो वो जला हुआ है ऊपर से। अरे उसी को, वो करंट ही है, उसको एडी करंट बोलना है, ठीक है। तुम्हें तुम्हें क्या है ना, होता क्या है कि हमें जो शॉक लगता है वो किसके चलते लगता है, करंट के चलते या वोल्टेज के चलते। हमें जो शॉक लगता है वो क्यों लगता है, वोल्टेज के चलते लगता है। 60 वोल्ट तक ना हम बियर कर सकते हैं। 60 वोल्ट तक हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन है वो 60 वोल्ट तक बियर कर सकता है, ठीक है। वो जो बिल्डिंग करता है ना, बिल्डिंग जो करता है उसके उसमें करंट पता है कितना दौड़ता है, 300 एम्पियर। जो बिल्डिंग करते हैं लोग, जो वैसे घुमाते हैं लोग, उसमें क्या लग रहा है, करंट नहीं दौड़ता है। जैसे ही वो टच करता है ना करंट दौड़ता है। करंट कितना होता है, 300 एम्पियर। फिर भी वो कभी कभी देखना हाथ से टच करता है उस रॉड को टच करके फिर ऐसे बेल्डिंग करता है। तो उसको शॉक क्यों नहीं लगता है, क्योंकि शॉक हमेशा किससे लगता है, वोल्टेज से। वहां पे जो वोल्टेज होता है ना, जो बिल्डिंग वाला डिवाइस है वहां पे जो वोल्टेज होता है वो 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट ऐसे होता है। उसके लिए हम बस, हमको क्या चाहिए, बिल्डिंग के लिए हाई करंट चाहिए क्योंकि मेटल डिपोजिट करना होता है, मेटल को मेल्ट करके डिपोजिट करना होता है। तो आई स्क्वायर आर टी यूज करते हैं। तो आई जितना ज्यादा रहेगा हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमें हीटिंग का काम करना है ना, तो इसलिए आई को ज्यादा रखते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं, कम रखते हैं। वोल्टेज कम रखेंगे तो शॉक लगेगा नहीं, इसलिए बिल्डिंग हो जाता है आराम से। तो जरूरी नहीं है कि अगर इस पॉट में बहुत ज्यादा करंट चल रहा है, एडी करंट चल रहा है तो छूओगे तो शॉक लग जाएगा। शॉक लगने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब ना तुम्हारे अंदर से इलेक्ट्रॉन, ये करंट फ्लो हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, फ्लो होकर के अर्थ में नहीं जाएगा, तब तक तुमको शॉक नहीं लगेगा। और शॉक लगने के लिए फिर वोल्टेज क्या होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। किसी किसी को लग जाता है 50 पर। अगर दुबला पतला आदमी है तो 50 पे भी क्या करेगा, लेट जाएगा। कभी कभी होता है ना, नल छूते हैं तो करंट लगता है। अरे नल है किसी घर में, नल समझते हो, टैप। अरे वो टैप जो मोटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं कि हम समरसिबल। किसी के घर है समरसिबल, नहीं समझते हो। अरे जो मोटर लगा रहता है, मोटर से एक डायरेक्ट नल लेते हैं कि सीधे वही से पानी पियेंगे, या किसी को नहाना होगा तो ठंडा ठंडा सीधे नहा लेगा। तो कभी कभी ना उसमें करंट आ जाता है, जैसे खोलो तो करंट मार देता है। वो मेटालिक रहता है तो और ज्यादा मारता है। तो वो उसमें करंट लगता है, वोल्टेज बहुत ही कम होता है तो हल्का सा झटका लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा। तो करंट से मत डरना, करंट डरना किससे है, वोल्टेज। ऐसे क्यों बोलते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू। तीन जो तरीका था ना, उस तीन तरीका में दो तरीका हम लोग पढ़ लिया है। दो तरीका कहने का मतलब चेंज इन एरिया पढ़ लिया और चेंज इन बी पढ़ लिया। लास्ट कौन सा बचा, चेंज इन थीटा बचा। तो लिखना इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल चेंज होगा तो इसके चलते भी क्या प्रोड्यूस हो सकता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। अब समझेंगे कैसे होगा। और इसी के बेसिस पे जनरेटर काम करता है। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ऐसा नहीं है कि इसका बस नॉर्थ है और इसका बस साउथ है, इसका भी साउथ होगा, उसका हमें यूज नहीं है। इसका भी नॉर्थ होगा,
उसका में यूज नहीं है। यूज किसका कर रहा है, एक नॉर्थ और एक साउथ यूज कर रहा है। तो इसके चलते क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस रीजन में। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बाहर में, मैग्नेट के बाहर कैसा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ से साउथ। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा हुआ, और ये जो कॉइल है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, अब समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। ये अगर ये जो भी मैग्नेट है अगर ये फिक्स है, तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, कांस्टेंट है हर जगह पे। और यहाँ पे ये जो लूप है ना, ये जो भी हमने लूप बनाया है इसका एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि इसको हम एक फ्रेम पे रखते हैं, फ्रेम पे वायर लपेट देते हैं, और अगर किसी सॉलिड फ्रेम पे वायर लपेट दोगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज क्या होता है, ये जो भी हमने कॉइल बनाया ना, ये कॉइल कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे बोर्ड के प्लेन के अंदर है, ऐसे रखा हुआ है, और ये इसके अबाउट रोटेट हो सकता है, इस तरीके से रोटेट होगा। तो अभी अगर ध्यान से देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर है, ये एरिया वेक्टर है इसका, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितने का, 0 का है, ठीक है। जैसे ही रोटेट हुआ, टाइम टी दिया तुमने, रोटेट हुआ, रोटेट इतना से हो गया, रोटेट होते ही क्या चेंज हो जाएगा, एंगल, क्योंकि एरिया वेक्टर पहले इधर देख रहा था, अभी किधर देखने लगेगा, अंदर की तरफ। अगर रोटेशन बाहर की तरफ होता तो इधर देखने लगता। तो जैसे ही इसको तुम रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट होने के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो हम अभी 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम ले रहे हैं लेट इनिशियली एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज फाई, या फाई मत रखो, फाई रखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अल्फा रख लो। फाई से यहाँ पे हम फ्लक्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनिशियल जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। इनिशियली मान लो ये रैंडमली कहीं पे रुका हुआ है, जब ये चल नहीं रहा था तो रैंडमली किसी पॉइंट पे रुका हुआ, और उस इंस्टेंट पे एंगल कितने का है, अल्फा का है, ठीक है। जब इसको रोटेट कर रहे हैं, जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो जब एंगल चेंज होगा एंड एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे, समझो अगर टाइम टी दोगे तो क्या होगा, जो रोटेशन होगा वो कितने का होगा, ओमेगा टी का। जो भी टाइम तुमने दिया, टाइम टी दिया, उसमें रोटेशन कितने का हो जाएगा, ओमेगा इंटू टू, क्योंकि ये थीटा कितने से चलेगा, ओमेगा इंटू टी से चलेगा। आ रही बात समझ में, या एंगल रोटेटेड लिख सकते हो, एट टाइम टी एंगल रोटेटेड बाई कॉइल इज
थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब इस टाइम पे अगर फ्लक्स निकालते हो, सो फाई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा, सॉरी ओमेगा भी नहीं, बी ए कॉस ओमेगा टी। ये रोटेशन के चलते है, और ये क्या है, इनिशियली पहले था, ठीक है ना। जब टाइम टी बाद तुमने ये इनिशियल था, इनिशियल कहने का मतलब जब नहीं रोटेट कर रहा था तो कुछ एंगल पे था, ये मे बी जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, इनिशियल फेज बोलते हैं इसको। तो इनिशियली मे बी इतना हो सकता है, मे बी जीरो भी हो सकता है, मे बी कुछ वैल्यू हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा पहले से था। टाइम टी तक तुमने रोटेट किया, तो टाइम टी के चलते जो रोटेशन होगा उस ओमेगा के चलते आएगा, तो दैट विल बी थीटा, थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी। तो कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं। प्लस माइनस कहने का मतलब मे बी घट सकता है, मे बी बढ़ सकता है, तो प्लस माइनस हो सकता है, अभी हम प्लस लेकर के चल रहे हैं, माइनस लेकर के भी चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फ्लक्स है ये किसका फंक्शन है? फ्लक्स जो है वो टाइम का फंक्शन है। ध्यान से देखोगे तो ये चेंज होगा, तो ये पूरा टर्म चेंज होगा, और अगर ये पूरा टर्म चेंज हो रहा है तो ये पूरा चेंज होगा, उसके अनुसार कॉस की जो वैल्यू है क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर कॉस का वैल्यू चेंज हो रहा है तो पूरा फ्लक्स चेंज होगा, यानी टाइम पे ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, तो इसका रेट निकाल सकते हो। ऑन दैट रेट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट रेट विल बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जो भी ईएमएफ है वो निकाल सकते हो यहाँ पे। एंड E is equal to minus d phi by dt, so E is equal to minus b a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सिंप्लीफाई करोगे तो E की वैल्यू कितनी आएगी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और इफ अल्फा इज जीरो E is equal to बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी यह जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, या कांस्टेंट ईएमएफ नहीं आएगा, जो ईएमएफ होगा वो भी टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, लिखना ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड case, EMF produced in this case also depends on time, also depends on time, depends on time, and therefore induced current, and therefore induced current due to this EMF, induced current due to this EMF also vary with time, also vary with time। ठीक है, नीचे लिख देना, इसमें नोट में लिख दो। This is used in, this is used in generator, this is used in generator, used in generator to produce EMF,
This is used in generator to produced EMF, produced EMF, ठीक है। और यहाँ से जनरेटर अल्टरनेटिंग भी हो सकता है और डायरेक्ट वाला भी हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट जो होगा वो डिपेंड करेगा रिंग्स पे या स्प्लिट रिंग्स पे। स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स यूज करके हम क्या करते हैं, एसी और डीसी प्रोड्यूस करते हैं। जो मेन वर्किंग होता है वो यही वाला होता है। जो मेन वर्किंग होगा, ये जो कॉइल है ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, ठीक है। और ये जो कॉइल है ना, यहाँ से अगर वायर कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक्सटर्नली इसको कनेक्ट करके यहाँ से करंट दौड़ा सकते हो। और जो भी यहाँ करंट आएगा ना, वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। टाइम का फंक्शन है, साथ ही साथ पोलैरिटी भी चेंज होते रहता है, वो समझाएंगे जब एसी में जनरेटर पढ़ेंगे। तो पोलैरिटी भी साथ साथ में चेंज होते रहता है, ठीक है। तो करते क्या है कि जब पोलैरिटी चेंज होगा तो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको। और जब पोलैरिटी को हम कांस्टेंट कर देते हैं कि पोलैरिटी अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, तो इसको डीसी बोलते हैं, ठीक है। और डीसी में ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड अभी भी क्या करेगा, वेरी करेगा। मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। अगर उसको मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करना है तो हम उसके लिए फिल्टर यूज करते हैं, जो पहले बताया है, आरसी फिल्टर बताए हैं। आरसी फिल्टर बता चुके हैं सेमीकंडक्टर में, वो इधर से यूज करते हैं। आप फिल्टर लगा दोगे तो मे बी जो मैग्नीट्यूड का फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर फिल्टर नहीं लगाओगे तो भी चेंज होगा, मे बी पोलैरिटी ये कांस्टेंट हो सकता है। इस पोलैरिटी को कांस्टेंट करने के लिए हम किससे यूज करते हैं, रिंग्स का, ठीक है ना। अब रिंग्स दो टाइप के होते हैं, स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग। तो जो स्लिप रिंग होता है ना, इसके चलते एसी प्रोड्यूस होता है, और जो स्प्लिट रिंग होगा उसके चलते डीसी प्रोड्यूस होता है। अंदर का वर्किंग सब कुछ सेम है, खाली हम रिंग चेंज करते हैं यहाँ से, और एसी और डीसी जनरेटर बन जाता है। हमारी बात समझ में, जो वर्किंग होता है उसमें हम एंगल चेंज करवा करके ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो ईएमएफ आएगा वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, टाइम का फंक्शन है। और पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, किसके हेल्प से, स्लिप रिंग के हेल्प से। तो उसमें क्या होता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा मेथड अगर स्प्लिट रिंग यूज करोगे तो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीट्यूड उसका चेंज होगा। और उस चेंज को कम करने के लिए हम आरसी फिल्टर यूज करते हैं या आरएलसी फिल्टर यूज करते हैं। जो ई का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, नोट में लिख सकते हो। ई मैक्सिमम कितना होगा, ई मैक्स कितना होगा, बी ए ओमेगा, क्योंकि जो कॉस है, कॉस की वैल्यू का क्या होगा, वेरी करेगा, कॉस का वैल्यू वेरी करेगा -1 से लेकर के +1 तक। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा और -1 के लिए भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और एक जगह वैल्यू उसका 0 भी होगा, जिसको हम मिनिमम बोलते हैं। तो ये भी वैल्यू मैक्सिमम है, ये भी वैल्यू मैक्सिमम है, बस पोलैरिटी चेंज हुआ है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये सब जब एसी पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ प्लॉट करवाएंगे, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। तो मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम बी ए ओमेगा होगा, ठीक है। और यहाँ से करंट भी निकालोगे तो करंट जो होगा वो भी क्या होगा, बी ए ओमेगा बाई आर, जहां आर क्या है, जो भी तुमने एक्सटर्नल सर्किट लगाया है उसका रेसिस्टेंस है। लिखना एक सवाल, a circular loop, a circular loop is rotating, is rotating, is rotating in a magnetic field, is rotating in a magnetic field, magnetic field as shown ये डायग्राम रफ डायग्राम में ड्रॉ कर लो, इसको समझाएंगे। एज सोन
फाइंड, ड्रॉ करके तब लिखना फाइंड फाइंड मैक्सिमम करंट, फाइंड मैक्सिमम करंट produced in this loop, find maximum current produced in this loop, produced in this loop if resistance per unit length, if resistance per unit length lambda, if resistance per unit length is lambda, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे बी है। डायग्राम समझ लो क्या है, डायग्राम ऐसा है कुछ, यहाँ पे ऐसे लूप रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब इस प्लेन का ऐसे की तरफ है और जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, लूप ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, लूप जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। ईएमएफ कितना होगा, मैक्सिमम करंट पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम ईएमएफ बी ए ओमेगा के बराबर होगा, और ये सर्कुलर लूप है तो ए की जगह क्या ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब आई कैलकुलेट करोगे, आई क्या होगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो आ रही है रेडियस है, नीचे यहाँ जो आ रही है क्या है, रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेमडा जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, लेमडा इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना, लेमडा पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस है, तो उसमें टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे रेसिस्टेंस आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करोगे तो बी आर बचेगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 लेमडा, यानी जो करंट इससे जाएगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद रखना। लिखना, in a coil of resistance 10 ohm, in a coil of resistance 10 ohm, in a coil of resistance 10 ohm, the induced current, the induced current produced by a magnetic field, produced by a magnetic field
magnetic field is shown in figure, then then find magnitude of change in flux, then find magnitude of change in flux, through the coil, in Weber, वेबर फ्लक्स का यूनिट है। I वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से तुमको फ्लक्स निकालना है। सर आंसर 2 है सर। क्या बोल रहे हो? सर आंसर 2। आंसर कितना? 2? हाँ हाँ, ऑप्शन में है, देखते हैं करेक्ट है ही क्या। चलो अभी बता देते हैं कितना नंबर ये 39 का कितना आ रहा है? सबका 2 आ रहा है। 39 का यार कौन सा मैं चेक कर रहा हूँ। एक बार बताओ कैसे करें। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू आर होगा ना सर। 2 वेबर देख, हाँ चलो चलो समझते हैं कैसे करो। देखो फ्लक्स पूछ रहा है ना, फ्लक्स को करंट से रिलेट करना, फ्लक्स को क्या करना है? करंट से रिलेट करना है। तो अगर फ्लक्स तुमने पढ़ा है ई क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। और ये जो ई होता है एक्चुअली में इसको चेंज करोगे तो ई इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर के। वी होता है आई आर के बराबर। तो ये ईएमएफ है, ईएमएफ किसके बराबर होगा? आई इंटू आर के बराबर। तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो आई आर माइनस डी फाइव बाई डी टी। तुमसे बस मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इस माइनस को हटा सकते हो, ठीक है। यानी डी फाइव जो होगा वो है आई आर डी टी के बराबर, ठीक है। और टोटल फ्लक्स पूछ रहा है यानी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी फ्लक्स जो होगा उसको लिख सकते हो आर बाहर कर लो, आई डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। और आई डी टी का इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ जो भी एरिया निकालोगे दैट विल बी हाफ 4 0.1। यहाँ रखोगे आर कितना है? 10, 2 इंटू 0.1, सो 2 वीबर, ठीक है। यही करना था। और ये एम्स में पूछा हुआ सवाल है 2012 में। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन
सेल्फ इंडक्शन। लिखना when flux produced by a coil, when flux produced by a coil, when flux produced by a coil changes with time, changes with time, changes with time, changes with time, it produces an EMF, it produces an EMF in that same coil, in that same coil, in that same coil, which is called self-induced EMF, which is called self-induced EMF, which is called self-induced EMF, and this process is called self-induction, and this process is called self-induction. समझना क्या हो रहा है? सोलेनॉइड जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि अगर इसमें से करंट दौड़ाओगे तो इसके चलते क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके लिए वैल्यू भी बताए थे, कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, जहां एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो अगर ये करंट यहां से दौड़ रहा है, करंट किधर की तरफ है, अंदर की तरफ जा रहा है, जो गिवन डायग्राम है उसमें करंट किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अगर करंट अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसा और भी बहुत सारे लाइंस होंगे, मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसी के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। अब उसके चलते यहाँ पे एक सेल्फ फ्लक्स आता है। सेल्फ फ्लक्स कहने का मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड खुद इसी से लिंक हो गया। आ रही बात समझ में? ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो उसके अंदर से पास कर रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर काटोगे, यहां से अगर क्रॉस सेक्शन एरिया काटोगे सर्कुलर आएगा, उधर से कुछ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, और फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड व्हाट, फ्लक्स। मतलब इसका खुद का जनरेट हुआ फ्लक्स इससे लिंक हो गया। आ रही बात समझ में? और अगर वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, फ्लक्स कोई भी टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो फ्लक्स आया है वो इसी के चलते आया है, और इसी के चलते फ्लक्स आया, टाइम के साथ वेरी करेगा, तो इसी में ईएमएफ जनरेट करेगा। आ रही बात समझ में? मतलब ऐसे इंडक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये खुद के चलते है, खुद के फ्लक्स के चेंज के चलते खुद में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसको इसलिए इसको क्या बोलना है, सेल्फ इंडक्शन बोलना है। आ रही बात समझ में? और अब फ्लक्स चेंज कैसे होगा, फ्लक्स चेंज क्यों होगा, करंट चेंज हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो फ्लक्स चेंज करने के लिए मीडियम चेंज कर सकते हो, या एन चेंज कर सकते हो, या फिर आई चेंज कर सकते हो। तो अगर फ्लक्स चेंज करना है, मान लो हम आई चेंज कर रहे हो, आई चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके चलते क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। यानी यहाँ जो भी फाई सेल्फ आएगा, फाई सेल्फ दैट विल बी फंक्शन ऑफ व्हाट, करंट। फाई सेल्फ विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन करंट। और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए फाई सेल्फ को लिख सकते हो इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो जब भी सेल्फ इंडक्शन होगा वहां पे एक इक्वेशन आएगा फाई का, जिसको हम क्या बोलते हैं,
फाई सेल्फ जो होगा वो L इंटू आई के बराबर होगा, और ये जो आई है ये इसके थ्रू जो करंट दौड़ रहा है वही आई है। आ रही बात समझ में? where L is a constant known as, इसको क्या बोलते हैं? L को क्या बोलते हो? सेल्फ इंडक्टेंस, where L is a constant known as self inductance। इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। जो सेल्फ इंडक्टेंस है क्या है, उसके बहुत सारे यूनिट है। एक यूनिट यही से बता सकते हैं कितना होगा। अगर यहां से यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा? हाँ, यहां से अगर यूनिट निकाल लो, जहां जहां एल का डेफिनेशन मिलेगा वहां वहां एक यूनिट बताते चलेंगे। अगर इधर से यूनिट निकालोगे तो आएगा वेबर पर एम्पियर। एक यूनिट ये वो यहाँ नाम दे सकते हो कि नंबर 1 यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालेंगे। अब देखो, जो भी फ्लक्स है वो हमें पता चल गया, और इसी फ्लक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। इसी फ्लक्स को टाइम के साथ क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। एंड E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो अगर फाई को पुट करोगे तो क्या आएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां से एल का एक और यूनिट आएगा, और यहां से एक नहीं 2 यूनिट लिख सकते हो। बताओ यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का क्या यूनिट आएगा? हाँ, यहां से एल का यूनिट निकालोगे तो एक यूनिट लिख रहा हूं मैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, और ओम सेकंड। ये दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि ओम सेकंड किसका यूनिट है। ठीक है, अब देखो ये कैसे, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर किसके बराबर होता है? V बाई आई। V बाई आई आर के बराबर होगा, इसलिए इसकी जगह आर, और आर के लिए क्या होता है? ओम होता है। अब देखो यहाँ पे एक मस्त चीज है कि कभी कभी हमसे पूछता है कि बताओ इसमें से कौन सा टाइम का यूनिट है। बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, मतलब बहुत सारा क्या, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा बताओ कौन सा टाइम का। आप समझो, अगर तुमको दिया हुआ ऐसे L बाई आर, ठीक है, तो L का हमें अगर ये यूनिट याद रहेगा तो ओमेगा सेकेंड डिवाइडेड बाई ओमेगा, यानी यूनिट क्या आएगा? सेकेंड आएगा। टाइम का यूनिट है। L बाई आर किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। ये टाइम कांस्टेंट होता है, और ये आता है जब हम LR सर्किट पढ़ते हैं। ठीक है ना, किसी भी LR सर्किट या RL सर्किट में जब पढ़ोगे, RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L बाई आर होता है। RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? R इंटू सी होता है। ठीक है, तो ये सब याद रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, रिपीट करता है इसको। तो ईएमएफ जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो, अगर ये आई टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो यहाँ से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से जस्ट हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। जनरली ये जो इक्वेशन है ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ पोलैरिटी भी बता देगा, लेकिन पोलैरिटी के लिए बच्चे यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे? इस माइनस को हटा करके सीधे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सीधे तुम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेंज लॉ यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बिहेव कैसे करेगा? एक बैटरी की तरह।
अगर ये ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू अ बैटरी। अब बैटरी ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो कैसे पता करेंगे, अब समझना। करंट अगेन अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मे बी ये बढ़ सकता है टाइम के साथ, और मे बी क्या हो सकता है, घट सकता है टाइम के साथ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, करंट जो है वो टाइम के साथ क्या ले रहे हैं, डिक्रीजिंग ले रहे हैं। करंट क्या ले रहे हैं टाइम के साथ, डिक्रीजिंग ले रहे हैं। करंट अगर टाइम के साथ डिक्रीजिंग ले रहे हो तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो टाइम के साथ क्या होगा, अगर करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब लेंज लॉ ने क्या बोला था, लेंज ने बोला था कि जो भी चेंज होगा उस चेंज को अपोज करेगा। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक्चुअली वो ऐसा करंट प्रोड्यूस करता है जो चेंज को क्या करे, अपोज करे। तो अगर चेंज को अपोज करना है, समझो बी अगर डिक्रीज हो रहा है, बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका काम क्या होगा, इसको इंक्रीज करना। और अगर इसको इंक्रीज करना है तो करंट इसमें कैसे दौड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसके अकॉर्डिंग या इसके एंटी। समझो समझो क्या करना है, क्या करना है, ये डिक्रीज हो रहा है, करंट जो है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो बी भी टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन उस डिक्रीज को रोकता कौन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है ताकि वो ऐसा करंट जनरेट करेगा जो चेंज को अपोज करे। और चेंज यहाँ का क्या मतलब है, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब जो करंट आएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब इंक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका डायरेक्शन ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी है, अगर इसको इंक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेंगे या ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर वाला प्रोड्यूस करेंगे। अपोजिट करोगे तो फिर वो भी घटा देगा। आ रही बात समझ में, यानी अगर इसको इंक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए। और इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने का मतलब है जो इसमें करंट फ्लो होगा, जो भी इसमें करंट क्या होगा, फ्लो होगा, वो किधर से किधर फ्लो होगा, सेम इसी के डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है या फिर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसमें ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो इस करंट को डिक्रीज होने से क्या करे, रोके। तो अगर इसको डिक्रीज होने से रोकना है तो करंट का डायरेक्शन यही सेम होना चाहिए, और करंट का डायरेक्शन यही सेम करना है। तो ये जो पोलैरिटी है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, करंट का डायरेक्शन ये सेम रखना है। तो ये जो एंड है ये प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। कल ही बताए थे कि ये कैसे बिहेव करता है, बैटरी की तरह। और जब बैटरी की तरह बिहेव करेगा तो बैटरी में करंट किधर से किधर दौड़ता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी ये जो एंड है ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा और ये दूसरा जो एंड है ये कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। आ रहे बात समझ में, यानी कौन सा बैटरी करेक्ट है, नीचे वाला करेक्ट है। आ रहे बात समझ में, या बी हमने क्या लिया था, टाइम के साथ डिक्रीजिंग लिया था। और बार बार एक ही गलती होता है कि तुम लोग बैटरी नहीं सोचते हो, एक्सटर्नल सर्किट लेके सोचते हो उसको। तो मैग्नीट्यूड यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्शन कहां से कैलकुलेट करोगे, लेंज लॉ से। और लेंज लॉ बस वही बोलता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले करंट का डायरेक्शन था वही इंड्यूस्ड करंट का भी डायरेक्शन होगा, यानी यही डायरेक्शन में चलेगा। और अगर इस डायरेक्शन में चलेगा तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिहेव करना है बैटरी की तरह। और बैटरी की तरह बिहेव जब करता है तो बैटरी में करंट किधर से किधर फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है,
एक सवाल लिखो, if direction of current in a wire, if direction of current in a wire is suddenly reversed, if direction of current in a wire is suddenly reversed, then what will be the direction? Then what will be the direction? Then what will be the direction of induced EMF? Of induced EMF in the given figure? डायरेक्शन बताने का मतलब है कि कौन सा पोलैरिटी हायर है, कौन सा लोअर है, बस यही बताना है। ए एट हायर या ए एट लोअर पोलैरिटी, बस इतना ही तुमको बताना है। ये कंडीशन दिया हुआ है, करंट को रिवर्स कर रहे हैं। बोलो, और ए और बी में कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा? बी नेगेटिव है। हाँ, ये करंट का सिचुएशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक इंस्टेंट पे ये जो करंट है ना, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उस इंस्टेंट पे इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। करंट चेंज होने का मतलब होता है या तो डायरेक्शन चेंज होना या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होना। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। पहले फ्लो किधर कर रहा था? बी टू ए। किसी इंस्टेंट पे ए टू बी फ्लो होने लगना, तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा? इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कौन सा टर्मिनल हायर होगा, कौन सा टर्मिनल लोअर होगा, ये बताना है। कौन सा टर्मिनल हायर होगा? चलो समझते हैं। देखो, अब देखो, ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो क्यों होता है? अगेन इसको अपोज करने के लिए। इसमें करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा था? बी टू ए, ठीक। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो क्या चाहेगा? कि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होता रहा, क्योंकि लेंज लॉ ने क्या बोला था? जो भी चेंज है उसको अपोज करना। चेंज अपोज करने का यहाँ पे मतलब हुआ कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका काम क्या है? इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना। आ रही बात समझ में? तो अगर इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है तो बैटरी कैसा होगा? इस तरीके का या इस तरीके का? बोलो, बैटरी जो आएगा वो कैसा होगा? ये या ये? सेकंड वाला होगा। सोच के बोलो। अगेन ये ए बी कैसा बिहेव करेगा? ए बी एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, और उस बैटरी में करंट का डायरेक्शन यही रखना है। उस बैटरी में करंट का डायरेक्शन यही रखना है, उसी को तो अपोज करना बोलते हैं। ये वाला है। अरे बड़े कंफ्यूज लोग। बी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा, जो प्रोड्यूस्ड बैटरी है उसके चलते। इधर ही फ्लो हो रहा था, लेकिन किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, वो उस चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अगर इस चेंज को अपोज करना है तो करंट किधर दौड़ाना पड़ेगा? ए टू बी या बी टू ए? बी टू ए दौड़ाना पड़ेगा। मतलब करंट जो दौड़ेगा बैटरी के चलते वो किधर दौड़ेगा? बी टू ए दौड़ेगा। तो अगर करंट बी टू ए दौड़ रहा है तो बी किस पे होता है? लोअर पोटेंशियल पे, और ए कहां पे होगा? हायर पोटेंशियल पे। कंफ्यूजन यही होता है ना, तुम लोग इसको क्या मान के चलते हो? रेसिस्टेंस, ठीक है। और रेसिस्टेंस के लिए क्या करते हो कि रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होता है कहां से कहां तक? हायर से लोअर। लेकिन ये रेसिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? एक बैटरी है। और बैटरी जब भी होगा तो बैटरी में करंट कैसे फ्लो होगा? हाँ, किसी भी सोर्स में, किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ में जो करंट फ्लो होता है वो लोअर टर्मिनल से कहा फ्लो करता है? हायर टर्मिनल पे, ठीक है ना। तभी तो एनर्जी कंज्यूम होता है। जब भी कुछ उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम करने का मतलब नेचर के लॉ के अगेंस्ट में करोगे तो उसके लिए क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा, और वही एनर्जी बैटरी सप्लाई करता है, जिसमें वो चार्ज को नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो, करंट को नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करवाता है, ठीक है। चलो तो फिर आज के क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।